नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सवालों की एक बेहतरीन कड़ी आपके सामने फिर उपस्थित लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम लोग सवाल अपने सेशन का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान देंगे, त्रिभुज पी क्यू और आर और एक्स वाई और जेड, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वह दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है पीक्यू की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, पीक्यू की लंबाई कैलकुलेट करनी है और एक्स वाई की लंबाई दे रखा है 12। एक्स वाई की लंबाई 12। एक प्रॉपर्टीज होता है समरूप त्रिभुजों का कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, वही रेशियो उनके पेरीमीटर के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं, संगत शीर्ष लंबों और संगत परिमाप के समानुपाती होता है। डेट मीन्स आप कहेंगे कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ध्यान देंगे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर क्यू आर बटा वाई जेड बराबर पी आर बटा एक्स जेड बराबर परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर बटा परिमाप त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर माध्यिका। ध्यान देंगे, माध्यिका अगर हम बना ले, यहां से ये माध्यिका मान लेते हैं कि ये माध्यिका है, मिड पॉइंट है, पी एम है और यहां आपका एक्स एन है, ये माध्य मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। तो माध्यिका पी एम बटा माध्यिका एक्स एन, अगर इसी को मान लें कि पी एम और एक्स एन माध्यिका के साथ साथ शीर्ष लंब भी हैं तो इनका भी रेशियो आपका पीएम अपॉन एक्स एन, और यहां आपका पीएम जो होगा शीर्ष लंब का काम कर रहा होगा। हमने क्या कहा, शीर्ष लंब एक अलग से नहीं हमने खिंचाया, हमने क्या किया कि जो रेखा माध्यिका थी उसी को हमने कह दिया कि यह शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब का भी अनुपात क्या होता है, उसी के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे यहां से पी क्यू आप लिखेंगे पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर, इसका पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 48 और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 24। 24 दूना 48, पीक्यू का लेंथ आपको चाहिए और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, 2/1 आ गया, अर्थात पीक्यू का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ पीक्यू 12 दूना कितना, 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर होगा सही 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इस पीक्यू की लंबाई क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका अगर पेरीमीटर 48 है, इसका पेरीमीटर अगर 24 है, इसका एक भुजा 12 है, तो इसकी करस्पॉन्डेंस भुजा क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, इस 12 यूनिट का वैल्यू अगर डायरेक्ट हम 24 माने तो एक यूनिट का वैल्यू डबल होगा, तो बताइए किसका डबल 48 होता है, तो 24 का डबल 48 होता है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 24 का डबल क्या होगा, 48, अर्थात पीक्यू का लेंथ जो होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। आप ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि दो संख्या हमारे पास a और b है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। दो संख्या हमारे पास क्या है, a और दूसरी संख्या हमारे पास b है,
फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकेंड नंबर विल बी बी। हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी बराबर मान लिया जाए समथिंग है, x है, a प्लस बी यानी उन दोनों संख्याओं का सम जो है वह x के बराबर है, और a इंटू बी अगर हम लिखें तो हमारे पास a इंटू बी मान लेते हैं कि y है, a इंटू बी क्या है, y है, a प्लस बी बराबर x है और a इंटू बी बराबर y है, यानी दोनों संख्याओं का योगफल x है और दोनों संख्याओं का गुणनफल y है। कहा गया है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले बात करेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम दो तरह का व्युत्क्रम होता है, पहला होता है एडिटिव इनवर्स, यानी एक होता है योगात्मक व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम अर्थात एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणात्मक, गुणात्मक व्युत्क्रम। ध्यान देंगे, योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है मेरे दोस्त, योगात्मक व्युत्क्रम कहा जाता है वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो जाए, जिनका योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो मान लिया जाए कि अगर a का हम एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपका माइनस ए हो जाएगा, तब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसी दो संख्याएं जिनका योग क्या हो, यानी इसमें आप कहते हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 0 हो जाए, a प्लस बी बराबर 0 हो जाए, अगर दो संख्या a और b है, a प्लस बी बराबर 0 हो जाए तो a का एडिटिव इनवर्स b होगा और b का एडिटिव इनवर्स क्या, a होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका प्रोडक्ट एक के बराबर हो, जिनका प्रोडक्ट यानी जिनका गुणनफल एक के बराबर हो, डेट इज कॉल्ड क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अर्थात a इंटू बी बराबर क्या हो, 1 हो, a इंटू बी बराबर क्या हो, 1 हो, तो a को कहेंगे कि b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और b को a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। ध्यान देंगे, अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 था और गुणनफल, हमने क्या किया, ध्यान देंगे हमने क्या किया, अगर मान लिया जाए कि हमने दो संख्या माना था a और b, दो संख्याएं हमने मानी थी a और b, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा 1/a होगा और इसका व्युत्क्रम 1/b होगा। अगर हम कहें इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, a इंटू बी एलसीएम आपका आ जाएगा b प्लस a, अर्थात ये आपका आ गया क्या, योगफल। ये क्या आया, योगफल, और ये क्या आया आपका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ये आपका गुणनफल। तो ध्यान देंगे, हमेशा दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग जो होता है, उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल होगा वह हमेशा योगफल बटा गुणनफल होगा, हमेशा योगफल बटा गुणनफल होगा। तो योगफल हमारे पास दे रखा था, योगफल दिया हुआ था कितना, 16, और गुणनफल दिया हुआ था 63, डायरेक्ट रखेंगे 16/63 इज द राइट आंसर, 16/63 इज द राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 16/63, 16/63 ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हरीश एवं विमल किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। ध्यान देंगे, हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों तक इन दोनों ने मिलकर काम किया है, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, शेष काम को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है, तो हरीश अकेला इस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? ध्यान देंगे, समझिएगा, हरीश और विमल मिलकर किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो बताइए इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया जो काम होगा, एक दिन में जो किया गया काम होगा क्या 1/20 होगा? 1/20 होगा। अगर एक दिन में किया गया काम 1/20 होगा तो इन दोनों ने मिलकर 15 दिन तक वर्क किया है, अर्थात 15 दिन में किया गया काम 15/20 हो जाएगा, अर्थात
5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी इन दोनों ने मिलकर 3/4 काम समाप्त कर दिया है। 3/4 काम समाप्त कर दिया है, अर्थात अब शेष काम कितना बच गया, ध्यान से समझिएगा। शेष काम जो बच गया वो हमारे पास बच गया 1/4। शेष काम जो है बच गया कितना, 1/4। और ये 1/4 जो वर्क है, 1/4 जो काम है, वह हरीश जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, ऐसा समझना है। 4 में से एक काम, टोटल 4 काम में से एक काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो टोटल 4 काम कितना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 दिन। अर्थात हरीश उस पूरे काम को कितना दिन में, 40 दिनों में समाप्त कर लेगा। 40 दिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 40 दिन इस सवाल का सही उत्तर होगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान देंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें आप याद रखेंगे। पहला तो तरीका होता है, पहला चीज क्या है, पहला चीज ये होता है कि अगर यहां एंगल 30 डिग्री है तो ये आपका ऑटोमेटिक 60 होगा और ये आपका 90 होगा। अगर ये 30 है तो 30 के सामने वाला रेशियो 1 रखते हैं, 60 के सामने वाला रेशियो √3 रखते हैं और ये वाला रेशियो 2 रखते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो होगा कि अगर एंगल 30, 60 और 90 का है तो 30 के सामने वाला साइड 1 होगा, 60 के सामने वाला साइड √3 होगा और 90 के सामने वाला साइड 2 होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि दोनों एंगल का मान यहां बराबर हो जाए, यदि 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री हो जाए, उस केस में यहां का अगर रेशियो 1 होगा तो इसका भी रेशियो 1 होगा। बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ये 1 ये भी 1, तो ये आपका √2 यूनिट के बराबर होता है। इन दो कंसेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो आपका उम्मीद करेंगे कि यह सवाल भी आपका बन जाएगा। क्या कहा गया है, सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40, देखिए पहला मीनार एक यहां है, दूसरा मीनार एक यहां है, ठीक है। इन दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, 40√3 सेंटीमीटर, 40√3 मीटर। पहले मीनार की चोटी का, ध्यान दीजिएगा, पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, अगर पहला इसको मान लेते हैं हम पहला और इसको क्या दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, ये फर्स्ट मीनार है और ये क्या है, सेकंड मीनार है। देखिए पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। क्लियर है, 30 डिग्री होगा। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, देखिएगा दूसरे मीनार की ऊंचाई जो है 130 मीटर है, ये वाला लेंथ आपका दे दिया है कितना, 130 मीटर। तो कह रहा है पहले मीनार की ऊंचाई कैलकुलेट करें, यानी ये वाला हाइट आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रायंगल में ये 30 है मेरे दोस्त, तो क्या आप बता सकते हैं ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। ये 1 होगा 30 के सामने, देख लीजिए 30 के सामने क्या है, 1 है, तो 30 के सामने 1, यानी ये वाला लेंथ का जो रेशियो है वह कितना है, 1 है। अच्छा, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये अगर यहां से यहां तक का लेंथ अगर 40√3 है तो ये वाला भी आपका 40√3 होगा, अर्थात √3 का वैल्यू आपका 40√3 है होगा। √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40√3। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 40 यूनिट होगा। एक यूनिट का वैल्यू अगर 40 यूनिट हो गया तो ये वाला लेंथ आपने निकाल लिया, ये रेशियो एक ही था, अर्थात ये वाला लेंथ कितना हो गया, 40 यूनिट। यहां से यहां तक का लेंथ यदि आपका 130 है
और ये वाला लेंथ आपका 40 है, डेट मीन्स यहां से यहां तक का लेंथ 130 में से 40 घटाएंगे क्या 90 होगा। और ये अगर 90 हुआ तो बताइए ये वाला भी क्या, ये वाला भी क्या, ये वाला भी आपका क्या, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका 90 होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ पहले मीनार की ऊंचाई आपका कितनी आ जाएगी 90 मीटर इज द राइट आंसर। 90 मीटर इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन गोज टू ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने सबसे पहले क्या किया है कि इस ट्रायंगल में 30 के सामने क्या साइड्स जो है 1 रेशियो, और यहां 60 ऑटोमेटिक बन जाएगा। 60 के सामने √3 और ये ऑलरेडी 90 है तो इसके सामने 2। इस √3 यूनिट का वैल्यू इस साइड्स के बराबर किया क्योंकि ये रेखा ये वाली इसके बराबर होगी तो √3 का वैल्यू 40 √3 है, इसलिए एक का वैल्यू 40 हो जाएगा। और एक का वैल्यू जैसे ही 40 हुआ तो हमारे पास ये वाला लेंथ एक यूनिट ही था, इस एक यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। अब बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 130 था, ऊपर 40 हो गया तो नीचे क्या 90 होगा, और ये 90 हो गया, डेट मीन्स ये वाला भी क्या होगा 90 होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। एक गोलाकार तालाब है जिसका चक्कर एक बार में ही वह क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, यानी हम ऐसे चले एक कदम तो एक कदम में वह 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। एक कदम बढ़ाता है तो वह 44 सेंटीमीटर आगे निकल जाता है, कह रहा है, और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में चक्कर लगाता है, 700 कदमों में पूरा करता है। इसका मतलब एक कदम में यदि वह 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करता है तो 700 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी 700 गुने 44 सेंटीमीटर होगी क्या। और ये गोलाकार तालाब है, इसका मतलब ध्यान देंगे गोलाकार तालाब है, इसका मतलब ये सर्कल के आकार का तालाब होगा, यानी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, सर्कल का जो परिधि होगा वह क्या इसके बराबर होगी, क्या वह इसके बराबर होगी। और सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप कह सकते हैं कि सर होता है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू आ गई 700 गुने 44 सेंटीमीटर। हम रखेंगे 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 700 गुने कितना 44। अब ध्यान देंगे 22 दूना 44 खत्म हो गया, 7 सते 49, अर्थात r का जो वैल्यू होगा 4900 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 49 मीटर। ध्यान देंगे रेडियस हमने निकाल लिया कि उस गोलाकार तालाब का जो रेडियस है वह कितना है 49 मीटर है। कह रहा है उस तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए सर्कल का जो एरिया होता है वह होता है क्या πr², अर्थात 22/7, r की जगह पे रखेंगे 49 गुने 49, ये हो जाएगा 7 सते 49, 22 सते 154 गुने 49, 154 गुने 49, 154 गुने 49, 154 गुने 49, 7546, 7546, 7000 49 बराबर 7546 मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। 7546 मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। 7546, ऑप्शन नंबर क्या बी इज द राइट आंसर। मेरी बात सभी को समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग इस सेशन में इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में फिर से 5 सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।